हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी श्रृंखला मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म जो कि अनवरत रूप से आपके सहयोग से चल रही है। आप इन वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं उस फिजिक्स का जो कि आपको व्यवहारिक ज्ञान देती है। फिजिक्स आपके चारों ओर है, तो उसी तरीके से अगर आपको पढ़ाई जाती है तो फिजिक्स आपको एक टफ सब्जेक्ट ना लगकर एक सिंपल सब्जेक्ट लगती है। तो हमारा यही प्रयास है कि आपको व्यवहारिक रूप में ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पढ़ाई जाए, कम शब्दों में पढ़ाई जाए, कम समय में पढ़ाई जाए और गोल ओरिएंटेड पढ़ाई जाए। दोस्तों, हम आपको इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। आपको हर बार हम हिदायत देते हैं, मशवरा देते हैं, एक सलाह देते हैं कि आपको हमारे जो टॉपिक हैं ये आपको बहुत कम समय में करके और जल्दी से जल्दी लगना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज पर आ जाना है। क्योंकि फिजिक्स का मतलब है दोस्तों न्यूमेरिकल वाली सीरीज हम कंटिन्यू इसके साथ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सुपरफिशियल आइडिया थ्योरी के बारे में हम साथ के साथ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम देख रहे हैं फोर्स। वो भी किस पर? एक कंडक्टर पर, जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है और वो कंडक्टर रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो अभी तक हमने जो सीखा है उस पर हम एक बार गौर कर ले दोस्तों। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने किसी चार्ज को रखा और उसको मूव कराया तो उसके ऊपर लगा एक फोर्स। आज हम पहुंच चुके हैं उस स्टेज पर जिसमें कि हमने एक वायर लिया है और उसमें करंट फ्लो हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और उस पहले से उपस्थित मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म नेचर का है, उसमें हमने एक वायर रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। यानी कि आप समझिए कि उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, यानी कि उन पर सब पर फोर्स लगेगा और एक क्यूमुलेटिव फोर्स जो है वो उस पूरे वायर पर लगेगा। तो पिछले ही टॉपिक का एक इंटीग्रेटेड फॉर्म ये बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है। नीट और जेई की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को केवल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, लेकिन 12th की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इसके डेरिवेशन पर भी फोकस कर सकते हैं। और जेई वाले जो मेंस रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो भी, और एडवांस रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं वो भी इसके डेरिवेशन पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेरिवेशन को ही न्यूमेरिकल में बदल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमको करना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश किया है इस डायरेक्शन में, और उसमें हमने रखा है एक वायर को हमने एक तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको शो कर दिया है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लंबाई एल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंडीशन है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अब देखते हैं कि इस पर क्या फोर्स लगता है। दोस्तों, फोर्स हम निकालने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं पहले उनसे डील करेंगे। हमारे पास करंट कैरिंग जो वायर है उस पर फोर्स हमारे पास में निकालने का एक तरीका है कि उस पूरे वायर को हम एक चार्ज की फॉर्म में देख लेते हैं। एक चार्ज भी, उसमें जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में नेट फोर्स आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन में जो ई प्लस आयन है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट की अगेंस्ट डायरेक्शन में आते हैं, जबकि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यू डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव जो नेचर रखते हैं वो फ्लो होते हैं। तो ई प्लस आयन हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से जो ई प्लस आयन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर लगने वाला फोर्स होगा दोस्तों ई इंटू वी क्रॉस बी। ये हमने निकाला एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो कि लास्ट वाला हमारा टॉपिक था उसी से। तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं लास्ट टॉपिक पर जाकर। तो ई
V क्रॉस बी। ई हमने इसलिए लिया है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज सेम होता है। तो इसको अगर हम एक्सपांड करते हैं तो ये EV भी साइन थीटा होता है, वेयर साइन थीटा या थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये चीजें ध्यान में रखने की होती है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से बन के आता है। फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन इन DL रीजन। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल लिया है, तो हम सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स निकाल लेते हैं किसी छोटी सी लंबाई पे। एक साथ पूरी लंबाई को हम डील नहीं कर सकते, हम छोटी लंबाई पर हम देखते हैं कि फोर्स क्या होगा। तो यहाँ हमने इसको एक छोटे से पार्ट DL में कन्वर्ट कर लिया है। इसमें हम n इलेक्ट्रॉन मानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें हम मानते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इनटू VB साइन थीटा ऊपर से आ रहा है। इसको पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में टोटल फोर्स आ गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन दोस्तों हमारे पास में नहीं है, जबकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूनिट वॉल्यूम में आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसको टोटल वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में आ जाएंगे। यानी कि आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपको गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है किसी कंडक्टर के हमको पता हो सकते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल वॉल्यूम से, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, n वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू मल्टीप्लाई बाय DL। तो A इंटू DL, यही n की वैल्यू होगी। जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स ऐसी चीजों पर, जो भी ये छोटी चीजें आती है, बारीक चीजें आती है, इन पे खास फोकस रखा करें। नीट वाले स्टूडेंट्स जो है वो डायरेक्ट फार्मूला और कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, लेकिन जो जैसे ही मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है तो जेई मेंस वाले अपना दिमाग थोड़ा सा इस पर दिया करें। अब यहाँ आप इसको लिख देंगे ADLN, जो n है इसको हमने लिख दिया है, बाकी ऐसे कैसे चल रहा है। अब टोटल आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ जो DF है उसका इंटीग्रेशन तो F हो जाएगा और यहाँ बाकी सारी चीजों के अलावा केवल DL वेरी कर रहा है। तो DL जो है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो होगा आपका L के बराबर। अब अगर हम देखें कि वेलोसिटी जो है, ये D हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो गया आपका, E आ गया आपके पास में, N आ गया और AB हमने साथ में कर लिया है और साइन थीटा L हो गया। इन सबको एक साथ हम रख लेंगे दोस्तों। तो अगर आप देखें तो ये क्या हो गया है आपका ILB साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें करंट को तो वो होती है NEAVD। ये अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन याद हो तो यहाँ पे आपको ये रखना है। तो I की वैल्यू हो जाएगी NEAVD, यहाँ से आप NEAVD की जगह I रखते हैं, बाकी L और B बचते हैं आपके पास में। और साइन थीटा जो है वो आपका जो एंगल है वो किस किस के बीच में आ रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है करंट और B के बीच में। करंट की डायरेक्शन जो है वो हमने इस तरीके से ली थी चार्जेस पे। अब क्योंकि करंट की कुछ डायरेक्शन होती नहीं है तो हमें लेना पड़ेगा L वेक्टर। तो L वेक्टर हमने यहाँ पे लिया है। L वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो हो सकती है, लेंथ की डायरेक्शन हो सकती है, और वो एक्चुअली में है करंट की डायरेक्शन में ही। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो IL क्रॉस B हमारे पास में निकल के आता है। अब ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट हो गया जो कि हमने ऊपर भी लिख दिया है। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर लगता है एक फोर्स जिसकी वैल्यू है I, which is current flowing in the conductor, multiply by L क्रॉस B। और L की डायरेक्शन वही लेनी है जो कि आपने ले रखी है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन बनता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आप डील कर लेंगे। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन के बारे में हमने आपको दिया एक थंब रूल, कुछ भी याद नहीं रखना, केवल एक चीज याद रखनी है वेक्टर में, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन निकालने के लिए कि कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, बस ये ध्यान में रखना है, बाकी सारे लॉस भूल जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर है आपका एल और सेकंड वेक्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर पे, वायर अगर हम कर ले ए बी, ठीक है, यहाँ वायर कर लेते हैं हम ए बी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ही लेंथ की डायरेक्शन होगी। ऐसे नहीं कर सकते आप कि आप ए बी और बी ए, आपको आपके लिए तो लेंथ दोनों एक जैसी है, तो करंट की डायरेक्शन को ही लेंथ की डायरेक्शन रखा जाएगा। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन एल की डायरेक्शन एल और बी की डायरेक्शन अंदर, बी क्रॉस है तो अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस बी, यानी कि इस वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहां आप देख रहे हैं दोस्तों एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, डॉटेड है, तो एल बी यानी कि परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ जो वायर होता है दोस्तों, उस पर यह फर्क नहीं पड़ता कि वो वायर आपको कैसे दिया हुआ है, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो मायने रखती है, उसी को आपको लेना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि AOC वायर पर आपको निकालनी है, इसको मैं एक बार क्वेश्चन की तरह बना देता हूँ। AOC वायर पर आपको निकालनी है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपको AOC में करंट फ्लो हो रहा है और आपको बताना है कि इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब आपको केवल इन दोनों को मिला देना है और डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करना है, आपके लिए ये दोनों वैल्यू नहीं करते, ठीक है। तो अब आपकी डायरेक्शन इस तरीके से हो गई A से C की तरफ। अब यहाँ अगर आप देखें तो किस तरीके से होता है, L क्रॉस B, तो नेट फोर्स जो है वो इस तरफ आ रहा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, F दिस IL B साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन L क्रॉस B। अब L ऊपर की तरफ है और B अंदर की तरफ, तो 90 डिग्री करके हमने उसको साइन थीटा को 1 कर लिया और IL भी आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करना है। अगर आप इसको वैसे इंडिविजुअली करेंगे तो भी आपके लिए ये इसी तरीके से बनकर आ जाएगा, ठीक है। आपको इंडिविजुअली ये वाला वायर लेना है, ये वाला वायर लेना है, फिर उसके फोर्स के जो कंपोनेंट, जैसे मैं एक पे बता देता हूँ आपका, यहाँ आपने L क्रॉस B ले लिया, तो ये वाला आपका फोर्स का बन गया, ठीक है। इसके आपने दो कंपोनेंट करने हैं, ये वाले इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी लेंथ आपको कैसे लेनी है, यहाँ पर L है, ये 30 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा L cos 60 और ये भी हो जाएगा इसी तरीके से 60 करके L cos 60 L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल L लेंथ हो जाएगी। तो L लेंथ पर आपको एक्चुअली में क्रॉस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ में कैलकुलेट करना है, फोर्स जो कि आपका आ रहा है IL। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस जो भी आपके पास में हैं PYQ पे फोकस कीजिए। अरिहंत जो है वो एक अच्छी बुक है जिसको आप रेफर कर सकते हैं दोनों ही चीज़ों के लिए, यानी कि नीट और जेई दोनों के लिए ही अच्छी बुक है वो, उसको आप रेफर कर सकते हैं। 12th वाले स्टूडेंट्स जो है वो SL अरोड़ा पे फोकस कर सकते हैं और अरिहंत 12th के लिए भी आती है, उसमें फोकस कर सकते हैं। NCERT की थ्योरी जो है वो आप थोड़ी कम पढ़ें या ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। NCERT के न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स
और जो शुरुआत के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आप आसानी से ट्राई करें और उनको करने की कोशिश करें, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो अगेन जो भी मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बोलता हूँ कि थ्योरी कम, न्यूमेरिकल ज़्यादा, इसीलिए हमने हमारे जो लेक्चर्स है, स्टार्टिंग के लेक्चर आप देखेंगे आधे घंटे के हैं, लेकिन हमने उसकी जो थ्योरी है उसको हमने समराइज कर दिया है, और पहले से हम इसको लिखा हुआ रखते हैं ताकि आपका समय बचे, आप इसको नोट कर लें, या आपके लिए नोट्स हो गया, इसकी फ़ोटो ले लें, या आपके लिए नोट्स हो गया, ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। कम टाइम में समझें और न्यूमेरिकल को सारा का सारा दिमाग दें। न्यूमेरिकल बिना कुछ भी नहीं है, ये हम आपको बता देते हैं। अगर आप कितनी भी अच्छी थ्योरी कर लीजिए, अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें बिना एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़ीरो ही मिलना है, कोई मतलब नहीं निकलना है। तो बिना न्यूमेरिकल के नो फिजिक्स, बिना न्यूमेरिकल के नो जेई और नो नीट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे फोकस आपको रखना है। तो आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखनी है अपनी पढ़ाई को, और गुड बाय।